हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान से हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 सवाल है जो आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सब को क्लियर करना है जो एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन सवालों को जो आपसे पूछूंगा, सबसे पहले तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको आंसर देना है। देखते हैं आप 25 में से कितने क्वेश्चन है जो सही कर पाते हैं। ठीक है, तो बैठ जाइए हम बुक और पेन को लेके, और उसके साथ ही मैं क्वेश्चन के साथ उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन प्रश्नों के उत्तर है वो देख सके या प्रश्न को रिपीट कर सके। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। उस 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर है जो अपनी बुक में लिख लेना है। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो सही आंसर है वो क्या है। तो दोस्तों, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम था पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, ये 1932 में हुआ, इसके साथ आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इस समझौते का प्रावधान क्या था? तो प्रावधान की बात कर लेते हैं। प्रावधान था निम्न वर्गों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूना समझौता क्या था? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हर क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता है जो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवॉर्ड में संशोधन के रूप में अनुमति तो प्रदान की। ठीक है, इस समझौते में क्या था इस बारे में भी जान लेते हैं। तो इस समझौते में दलित वर्ग के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल को जो त्याग दिया गया है। ठीक है, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 146। ठीक है, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की जो संख्या है वो 18% कर दी है। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं अपनी बुक में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपनी बुक साथ में लेकर बैठे हैं तो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम यानी कि कौन से अधिनियम द्वारा किया गया? आपका टाइम यहाँ पे खत्म होता है। ये प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1935। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। बढ़ते हैं इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1935 के अंदर पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर और प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये व्यवस्था जो लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हैं, 70 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। देशी रियासतों के ये सभी प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो वेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते हैं सवाल के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट देखिए आप, 1 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल एन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्लियर है? 1 दिसंबर 1946 को सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी एन राव थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे सर वी एन राव। ठीक है, वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। प्रारूप समिति का निर्वाचन 29 अगस्त 1947 को हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए थे। ठीक है, सभापति कौन नियुक्त हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। ठीक है, दूसरा नाम है एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव यानी कि जो BL मित्र के स्थान पे आए थे, और TT कृष्णमाचारी जो कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे। ठीक है, तो ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद में रख लेना है। प्रारूप समिति का कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन आपके पास है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है, 284 संविधान सभा के सदस्यों ने जो संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन, ठीक है, ये वाचन सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में ये सब वाचन है जो क्लियर करवाए हैं, इसको लिख लेना है, याद में रख लेना है। ठीक है, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, प्रथम वाचन। अब बढ़ते हैं दूसरे वाचन पर। तो संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ। ठीक है, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यहाँ पे आपको डेट याद रखना है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर। ठीक है, 1948 के अंदर स्टार्ट हुआ, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, और तीसरा वासन की बात कर लेते हैं। तीसरा वासन है जो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को आरंभ हुआ, जो 24 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था बाद में। इस समय संविधान सभा के जो 284 सदस्य जो उपस्थित थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या? है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं साथ में। धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य यानी कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना। यानी कि कोई भी राज्य या राष्ट्र है जो एक धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र के सभी लोग हैं जो बिना किसी भी दबाव, भेदभाव के स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, याद में रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नहीं जोड़ा गया। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। ठीक है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर अभी तक दे दिए हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता शब्द को है जो प्रस्तावना के अंदर नहीं जोड़ा गया। तो बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसके साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया है। तो उद्देशिका में केवल है जो एक बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और बाद में क्या हुआ कि केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A को जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने का वायदा नहीं करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट है। आप देख लीजिए कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। भारतीय संविधान है जो ये इसमें से कौन सा उपलब्ध करवाने का वायदा नहीं करती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, पूजा की समानता। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है। संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर को भी उपलब्ध करवाने का वायदा किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आप तो ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हैं। ठीक है, ये कथन है जो सही है इन चारों के अंदर से। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हैं, ये सही है। संविधान से जुड़ी किन किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी लिख के रख सकते हो या फिर आप अपनी बुक में लिख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उच्च पर महाभियोग। ठीक है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? तो भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसंवाद को लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा है समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से आपात के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन है जो जर्मनी से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं कनाडा की ओर। कनाडा, सोवियत संघ, जापान, फ्रांस, यहाँ पर ये सभी देश इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था, मैं आपका कॉन्सेप्ट है जो इस प्रश्नों के साथ ही क्लियर करवाऊंगा। तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीजें जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं सोवियत संघ की तरफ। 50 के दशक में रूस का नाम था सोवियत संघ। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ है जो कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि परिस्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत है जो फ्रांस से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कौन से देश से जो संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका समय समाप्त होता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार है जो भारत की जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? अभी आपने पढ़ा है कि किस किस देश से जो क्या क्या लिया गया है। आपने यदि सही से उसको पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए एक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कौन से देश से? अभी आपने पढ़ा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार है जो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले ही आपको क्लियर करवा दिया है, कौन से देश से कौन सा संविधान लिया गया है। फिर भी आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम है जो किस देश ने अपनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम है जो कनाडा ने अपनाया था। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। मूलभूत अधिकार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संघात्मक सूची है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एम इम्पोर्टेंट लगा लो अभी से। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, चतुर्थ भाग में। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से देख लेते हैं। संविधान की मूल कृति में संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ये है जो राज्य की सकारात्मक दायित्व हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके पीछे कानून की शक्ति न होकर केवल राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो 6ठी अनुसूची का संबंध है वो जिला परिषदों से है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पे
प्रशासनिक उपबंध मिलते हैं और संबंधित अनुसूची मिलती हैं। इनको आपको मेल करवाना है, ठीक है। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण है जो कौन सी सूची के अंदर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा है जो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों की मध्य विधायी शक्तियों का वितरण है वो 7वीं अनुसूची के अंदर है, ठीक है। और भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची के अंदर है। भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है वो 9वीं सूची के अंदर है। दल बदल निरोधक अधिनियम है वो 10वीं सूची के अंदर है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंदर 3 सूचियाँ हैं, कौन सी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थी, 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बाड़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट 9वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची में संविधान में ये अनुसूची है जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है और इसके अंतर्गत है जो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वर्तमान में इस अनुसूची में जो 284 अधिनियम हैं और इस अनुसूची को है जो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं। और ये मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा जो नहीं की जा सकती हैं। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा भी करता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में है जो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा है जो जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इन सब सूचियों को आप लिख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अनुच्छेद नंबर 32 है जो 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे परंतु वर्तमान में जो 6 ही मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार को जो हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में चयनित अनुच्छेद 12 से 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, टाइम स्टार्ट। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत है जो परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन हैं जो सही किए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार के परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि अथवा तथ्य के व्यापक महत्व की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको टाइम मिलता है 5 सेकेंड का, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है जो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको टाइम मिलता है 5 सेकेंड का। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध है जो मिजोरम राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो भारत के अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत है जो नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया है। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो संविधान के परिवर्तन के समय जो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, इन श्रेणियों को जो 1956 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है जो सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 35वां संशोधन, ठीक है, 35वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत है जो सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 1974 में किए गए 35वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को मूलभूत संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद नंबर 11 के अंतर्गत है जो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अर्थात संसद की नागरिकता के अर्जन और समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कानून बना सकती हैं। भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता है इंडिया में आकर? ठीक है, तो आपका समय समाप्त होता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, शेष तीनों विकल्प हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर है जो सही दिए हैं। ठीक है, कम से कम यदि आपका एवरेज 17 से 18 रहता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए बढ़िया है और आप इसको लगातार जारी रखिए। ठीक है, मैं संविधान से रिलेटेड सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनके सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को कभी भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को आप संविधान से रिलेटेड मिस नहीं कर सको। तो इसका आंसर है जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपने यहाँ पे कई लोगों ने मुझे लगता है कि इसका आंसर ए दिया है, जबकि ए जो गलत है, निलंबित किया जा सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार है जो निलंबित किए जा सकते हैं। अब मुझे लगता है ये आपको याद भी आ गया होगा, लेकिन ये ऑप्शन देने वाले आपने अभी गलत दिया है ऑप्शन को। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने हैं जो
25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।